Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar and I welcome you all in yet another session of Spoken English and Time and Tense classes. Guys, we have been going through tenses right over here. हम लोग tense कर रहे थे and in that I have already taught you 3 indefinites. मैंने आपको तीनों indefinites पढ़ा दिए. We have also came to an end in the last video up to continuous sections. Continuous sections भी हम लोगों ने deal कर दिए and I also told you that if you still feel any trouble and any difficulties in solving tense issues, you can feel free to talk to me. I have already told you, you can leave your comment, your messages in my comment box. Comment box में लिख दीजिए, or you can drop your questions to my WhatsApp number if you have any. तो आपके जो भी problems होंगे, I'll try to sort it out. But till now, I think I am not receiving any issues from your side. So I'm moving on. एंड आप में से जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इंडेफिनिट्स और कंटिन्यूअस के सेक्शंस बना दिए हैं. आप उसकी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद होंगे. एंड इफ इट इज़ पॉसिबल हम लोग कोशिश करेंगे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें ताकि उन वीडियोस को भी आप देख सकें. आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यू सी, अगर इसका थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ करें, ओवरव्यू करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड पास्ट हैपनिंग्स. पास्ट की घटी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए दो टेंस होते हैं. टेक्निकली स्पीकिंग दो तरह के टेंस होते हैं. एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. किसी भी पास्ट की घटना जो पास्ट में घटी, पास्ट में समाप्त हो गई, फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई, तो उसे व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. लेकिन पास्ट की घटी घटना खत्म तो पास्ट में हो गई, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, उसका प्रभाव अभी भी जारी, उसका प्रभाव अभी भी बाकी है. पास्ट की घटी घटना से लेना देना वर्तमान में भी है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं. समझने की कोशिश करें, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि उसने ताजमहल देखा, तो ये पास्ट का घटना हुआ. पास्ट में उसने ताजमहल देखा. ताजमहल देखने का काम पास्ट में हुआ. हो सकता है निकट भूत में हुआ हो, 2-4-10 दिन पहले हुआ हो, 2-4-10 साल पहले हुआ हो, या इतना पहले हुआ हो जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं, मतलब पता ही नहीं कि कितना पहले देखा. तो ये पास्ट की घटना है, पास्ट में खत्म हो गई. इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और इसे ट्रांसलेट करेंगे. ही सॉ द ताजमहल. He saw the ताजमहल. पास्ट की घटना पास्ट में खत्म, इसे हम लोगों ने बनाया पास्ट इंडेफिनिट में. लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह लिख दें कि उसने ताजमहल देखा है, बस इसमें है लगा दिया, हिंदी में है लगा दिया, तो इसका अब इंग्लिश ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होके प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा कि he has seen the ताजमहल. He has seen the ताजमहल. प्रेजेंट परफेक्ट में किसी भी पास्ट की घटना को लिखने का मतलब ही ये होता है कि उस पास्ट की क्रिया का प्रभाव हम वर्तमान से जोड़ते हैं. आ रही बात समझ में? जो घटना पास्ट में घटी उसका प्रभाव वर्तमान से जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. मतलब इसका एक सेंस निकलेगा. He has seen the ताजमहल. उसने ताजमहल देखा है, अर्थात इसलिए उसे दोबारा ताजमहल देखने की इच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि उसने ताजमहल देखा है. या इसलिए वह ताजमहल के बारे में बता सकता है. क्यों? क्योंकि उसने ताजमहल देखा है. या इसलिए उसे ताजमहल के बारे में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता. क्यों? क्योंकि उसने ताजमहल देखा है. तो ये सेंस, ऐसा कोई सेंस तभी निकलेगा जब पास्ट की घटना को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे. लेकिन ऐसा कोई सेंस तब नहीं निकलेगा जब उसी बात को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे. कुछ इसके ट्रांसलेशंस और देखते हैं. चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ और डिटेल्ड ट्रांसलेशंस वगैरह को समझने की कोशिश करें. देखिए, उसने पढ़ा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, लेकिन जैसे इसमें है लगा देंगे तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट. उसने पढ़ा है. वह पढ़ चुका, तो ये अभी तक पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन फिर इसमें है लगा दिया कि वह पढ़ चुका है, तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट.
उसने पढ़ लिया, तो ये अभी भी पास्ट इंडेफिनिट है। फिर वही बात, अगर हिंदी में इसमें है ऐड कर दें, उसने पढ़ लिया है, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो बनाएंगे ही हैज रेड। ये लिखा रीड ही है, रीड का तीनों फॉर्म एक ही जैसा लिखाता है। V1 में भी आया तो ऐसा ही लिखाएगा, V2 में भी आया तो ऐसा ही लिखाएगा, V3 में भी ऐसा ही लिखाएगा। लेकिन इसको तो हम रीड पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे पास्ट फॉर्म को रेड, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको V3 कहते हैं उसको भी पढ़ना शुरू करेंगे रेड। रीड, रेड, रेड। कई सारे वर्ब्स होते हैं जिनको तीनों फॉर्म में एक ही जैसा प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट। लेकिन रीड का दोनों फॉर्म लिखा था तो वैसा ही, लेकिन प्रोनाउंस रेड रेड करेंगे, रीड, रेड, रेड। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करें कि क्या स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस, तो सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ईदर हैज और हैव, देन V3 थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड देन एन ऑब्जेक्ट। हैज किसके साथ लगता है भाई, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब होता है ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम, उसके साथ हमें हैज लगाना है। एंड हैव इज पुट अलोंग विथ द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, बाकी सभी के साथ हमें हैव ही लगाना होता है। सो दिस इज द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ये तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ। इफ वी आर ट्राइंग टू मेक इट्स नेगेटिव, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, तो टू कन्वर्ट और टू ट्रांसफॉर्म एनी अफर्मेटिव सेंटेंस और एनी सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वन, वी नीड टू पुट नो और नॉट समवेयर इन द सेंटेंस। किसी भी वाक्य को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें वाक्य में कहीं ना कहीं ना या नहीं यानी नो या नॉट लगाना पड़ता है। बट वी कांट पुट नो और नॉट एनीवेयर इन द सेंटेंस, वी नीड टू पुट इट अलोंग विद एन ऑक्सिलरी वर्ब। हम नो और नॉट कहीं भी नहीं लगा सकते, उसे जब भी लगाएंगे किसी ना किसी सहायक क्रिया के साथ लगाएंगे। एंड विच वन इज द ऑक्सिलरी वर्ब हियर, हैज और हैव। यही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, यही हमारी सहायक क्रिया है। तो इसमें हम लोग हैज और हैव में नो नॉट लगा देंगे, so it will be subject followed by hasn't, has not को short किया hasn't, have not को short किया haven't, V3 object। ये हो गया हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। इफ यू आर ट्राइंग टू मेक इट्स इंट्रोगेटिव, अगर हम इसका इंट्रोगेटिव करना चाहें तो क्या करेंगे, हैज हैव विल बी पुट फर्स्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट विल फॉलो देम, सब्जेक्ट उसको फॉलो करेगा, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, मतलब कि V3 ऑब्जेक्ट सब यथावत रहेंगे, लास्ट में केवल एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इफ वी आर मेकिंग इट्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो नथिंग एल्स वी हैव टू डू, जस्ट पुट नो और नॉट अलोंग विद द ऑक्सिलरीज, सो इट विल बी हैजंट और हैवंट, एंड अगेन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, मींस सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ईच एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम। एक नया स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया, WH इंट्रोगेटिव। कुछ नहीं करना, इंट्रोगेटिव्स के पहले कोई भी 9 काइंड्स ऑफ WH में से एक लगा देना है, यानी WH वर्ड्स में से किसी एक को लगा देना है, यानी WH वर्ड्स प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा कहलाने लगेगा WH इंट्रोगेटिव। अगर हम इसमें WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए तो भी कुछ नहीं करना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पहले कोई भी 9 काइंड्स ऑफ WH में से एक रख देना है, तो वो कहलाने लगेगा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी WH followed by hasn't, haven't, subject, V3 object, and in the end again there will be a question mark। तो इस तरह से किसी भी एक स्ट्रक्चर के आप 6 स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अफर्मेटिव में इस स्ट्रक्चर पर बना था कि he has read, उसने पढ़ा है। अब हमें बनाना है कि उसने नहीं पढ़ा है, तो इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे he पहले लिखेंगे, उसके बाद यहां देखिए hasn't या has not है वो लिख देंगे, he hasn't, और उसके बाद फिर कह रहा है V3, तो V3 है हमारा रेड, लिख दिया रेड। He hasn't read मतलब हुआ उसने नहीं पढ़ा है। अब हमें बनाना है कि क्या उसने पढ़ा है, तो ऐसा करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को केवल आगे ले आना है, मींस विल हैव टू टेक हैज बिफोर द सब्जेक्ट, तो हो जाएगा हमारा हैज ही रेड, एंड ऑफ कोर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, क्या उसने पढ़ा है, हैज ही रेड। क्या उसने नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं करना, बस हैजंट कर देना है, तो हो गया हमारा hasn't he read, क्या उसने नहीं पढ़ा है। उसने कब पढ़ा है, तो कब की इंग्लिश बस इसके पहले लगा दीजिए, कब की इंग्लिश होती है when, तो ये बन गया हमारा when has he read, उसने कब पढ़ा है। उसने क्यों नहीं पढ़ा है, तो क्यों की इंग्लिश बस इसके पहले लगा दीजिए, तो ये बन गया हमारा why hasn't he read, why hasn't he read।
तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट के ट्रांसलेशंस आराम से कर पाएंगे और इस तरह से आपको ट्रांसलेशंस करने में बड़ी सुविधा होगी। चलिए एक दो डिफिकल्ट वगैरह करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि क्या वह खाना खा चुका है, तो ये इंट्रोगेटिव हुआ, इसका आंसर बनेगा या इसका ट्रांसलेशन बनेगा हैज ही ईटन फूड, तो ये इंट्रोगेटिव हुआ। इसका अफर्मेटिव क्या होगा, वह खाना खा चुका है, तो हो जाएगा ही हैज ईटन फूड। नेगेटिव क्या होगा, वह खाना नहीं खा चुका है, ही हैजंट ईटन फूड। क्या वह खाना खा चुका है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हैज ईटन फूड। क्या वो खाना नहीं खा चुका है, हैजंट ईटन फूड। वो खाना कब खा चुका है, व्हेन हैज ईटन फूड। वो खाना क्यों नहीं खा चुका है, व्हाई हैजंट ईटन फूड। इस तरह से बाय जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस सॉर्ट ऑफ मेथड्स you will definitely be able to make or translate present perfect structures. present perfect के बनने वाले sentences को आप इसी तरह से translate कर पाएंगे। ओके, सो आई थिंक कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी पे कई टीचर्स बताते हैं कि इसी पे पास्ट परफेक्ट टेंस भी बन जाएगा, थोड़े से चेंजेस करने। जैसे देखिए इसमें मैंने बस कर दिया कि उसने पढ़ा था, या वह पढ़ चुका था, या उसने पढ़ लिया था, ऐसा करना है तो बस यहाँ एक मामूली चेंज कर देंगे, हैड लगा देंगे, बन गया ही हैड रेड, तो उसने पढ़ा था या वह पढ़ चुका था, बन गया। क्या चेंजेस करने होते हैं भाई, हैज हैव की जगह हमें लगा देना होता है हैड, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट आपका क्या है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है, तो इसीलिए इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है हेल्पिंग वर्ब का कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सबके साथ हैड लगेगा, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर में हम नो नॉट लगाएंगे तो ये बन गया हमारा हैडेंट, आगे आया तो फिर वही हैड, यहाँ आगे आ गया तो हैडेंट, WH के साथ रहा तो फिर वही बात यहाँ हैड, ये हो गया हमारा हैडेंट। और ये जो ट्रांसलेशन जाएगा वो भी ऐसा ही जाएगा कि उसने पढ़ा था तो ही हैड रेड, उसने नहीं पढ़ा था तो बन गया ही हैडेंट रेड। क्या उसने पढ़ा था तो हैड ही रेड, क्या उसने नहीं पढ़ा था तो हैडेंट ही रेड। उसने कब पढ़ा था तो व्हेन हैड ही रेड, उसने क्यों नहीं पढ़ा था तो व्हाई हैडंट ही रेड। इस तरह से पास्ट परफेक्ट के ट्रांसलेशंस बनते हैं। लेकिन अब ये बात हो गई मोटा मोटी, ये बात हो गई कि किड्स को पढ़ाने लायक लेवल के लिए तो ये ठीक है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग पास्ट परफेक्ट बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट चैप्टर है पास्ट परफेक्ट, और ये कॉन्सेप्ट से कतई पास्ट परफेक्ट नहीं बनता। ये मोटा मोटी के लिए ठीक है, बाय एंड लार्ज इट्स ओके, बट इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, इट हैज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी चलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस पर भी डिस्कशन करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कहां करते हैं। मोटा मोटी तो मैंने आपको बता ही दिया कि पास्ट की घटी ऐसी घटना जिसका वर्तमान से भी संबंध हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बताते हैं। लेकिन और कौन से केसेस हैं जहां प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, और मैंने जैसा कहा कि पास्ट परफेक्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो कैसे इसको कैसे समझेंगे, तो वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो बहुत मजेदार होने वाली, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, फॉर स्पोकन इंग्लिश ओनली, इट विल बी आल्सो वेरी बेनिफिशियल एंड एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी हिसाब किताब से वो बहुत अच्छा होगा, एंड ऑन द नॉलेज फ्रंट, नॉलेज के विषय में भी इट विल बी ए वेरी गुड वीडियो, वेरी गुड क्लास टू ज्वाइन। तो प्लीज डू वेट फॉर आवर नेक्स्ट क्लास, बहुत ही एंटरटेनमेंट और हैपनिंग क्लास होगी, एंटरटेनिंग और हैपनिंग बोथ। Wait for our next video, and thanks for watching this session. Again, I would like to tell you कि कोई issues हो, problems हो, please drop your comments, your questions in comment box. I will definitely give you solutions, and keep watching our videos and keep learning. Thanks for watching. This is Ashish Kumar signing off. Meet you in the next section. Thanks for watching, guys.